वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आरओ 2023 की ऑफिशियल वैकेंसी की अनाउंसमेंट जल्द हो सकती है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि 10 जुलाई से शुरू हुआ है। 10 जुलाई से ही हमने शुरू किया है अपना आरओ मेंस का पेड बैच। उसमें भी आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं अगर आप हिंदी की मूलभूत तैयारी कर चुके हैं तो। प्रीलिम्स का और मेंस का भी पेड बैच 10 जुलाई से शुरू हो रहा है। दोनों बैचेस के बारे में जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल सकती है। इन पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा फुल पेड ग्रुप या फिर स्टडी मटेरियल वाला पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो या फिर वीडियो नंबर 1 है जिसको आपको पूरा देखना होता है। यही वो स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसको आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इसमें बड़ी ज़रूरी बातें आपको आरओ प्रीलिम्स की तैयारी से एसोसिएटेड बताई जाएंगे। जो लोग इस पेड बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा लेट हैं तो आप लेट नहीं हैं। 100 दिवस का हमारा प्लान है। आप प्रीलिम्स की पूरी तैयारी अभी भी कर सकते हैं हमारे साथ, बशर्ते आप बिना रुके 5-6 घंटे डेली देने को तैयार हैं तो भी आप पूरी तैयारी एकदम कर सकते हैं। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके समकक्ष भी आ सकते हैं अपनी मेहनत से। बाकी पूरा सपोर्ट, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल का सपोर्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम का रहेगा। लेकिन आपको जो समय देना है, यानी कि अपने हिस्से की जो मेहनत करनी है वो आपको करनी पड़ेगी। हमारे हिस्से की मेहनत हम करना बखूबी जानते हैं और लगातार हमने आरओ में और यूपीपीएससी के अन्य सभी एग्जाम्स में लगातार सिलेक्शन देने का काम किया है। लोग पहली बार इस वैकेंसी में आए हैं, पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं, तो आपको मैं क्लियर कट पैटर्न बता दे रहा हूँ। यूपीपीएससी से आप आरओ के पद तक कैसे पहुंचेंगे, क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं, फिर तैयारी प्रक्रिया पर बात करेंगे। कट टू स्ट्रेट, यूपीपीएससी आरओ में इस तरीके से एग्जाम होता है। जो भी जानकारी यहाँ पर बताई जाएगी वो अपने अनुभव के आधार पर, प्रीवियस सिलेक्शंस के आधार पर और आयोग की पिछली कार्यप्रणाली को आधार बनाकर बताई जाएगी। जो यहाँ पर बताया जाएगा वही सत्य है, बाकी सब अर्ध सत्य है या फिर जो है सही नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी का ये बैच है। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होती है। हिंदी के यहाँ पर 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 1 घंटे का पेपर होता है और इसमें 60 अंक होते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, इसमें 140 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें 140 अंक होंगे। 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है दोनों ही पेपर्स में। यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत हुए तो एक सही वाला वहाँ से हटा दिया जाता है, काट लिया जाता है। ऋणात्मक मूल्यांकन भी इसको हम लोग बोलते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी हिंदी में भी है और सामान्य अध्ययन में भी है। फिर इससे एक कट ऑफ बनता है, ठीक है। इससे एक बनता है कट ऑफ, अलग अलग श्रेणी का अलग अलग कट ऑफ बनता है और अलग अलग पोस्ट का भी अलग अलग कट ऑफ बनता है। जैसे पोस्ट का मैंने यहाँ पर आपको एक छोटा सा यहाँ पे बताया है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो सब पोस्ट आपको लिख के आएंगे कि पोस्ट इतनी पोस्ट है। मतलब मान लीजिए आप समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। समीक्षा अधिकारी जो है हिंदी की पोस्ट है, समीक्षा अधिकारी उर्दू की पोस्ट है, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की पोस्ट है और करीब 9-11 तरीके की पोस्ट होती हैं। सबका अलग अलग कट ऑफ बनता है, कैटेगरी वाइज भी और पोस्ट वाइज भी। तो कट ऑफ कैसे बनता है, कैटेगरी वाइज भी बनता है और पोस्ट वाइज बनता है। पोस्ट वाइज का आशय ये है कि जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ता है आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और उसी एलिजिबिलिटी की वजह से इतनी देर तक वैकेंसी फंसी रही थी। अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, ओ लेवल रहेगा कि क्या रहेगा, उसके समकक्ष डिग्रियाँ कौन कौन सी रहेंगी, इसी को लेकर क्वालिफिकेशन का ये पेंच फंसा हुआ था, तभी वैकेंसी लेट भी हुई। तो नोटिफिकेशन आने पर क्लियर होगा कि मतलब किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रखेंगे। लेकिन मूल बात ये समझिए, कट ऑफ कैटेगरी वाइज आता है, पोस्ट वाइज आता है। इन दोनों का कट ऑफ जो है एक साथ बनता है, अलग अलग नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, 200 में से कट ऑफ यहाँ पे बनेगा। 200 में से जो भी कट ऑफ आप पार करेंगे अपनी कैटेगरी में और अपनी पोस्ट का, तो उस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे। फिर दोबारा फॉर्म फिलिंग होती है, उसमें फिर आप मेंस का फॉर्म भरते हैं। मेंस में क्या होता है, मेंस में आपने फॉर्म वगैरह सब भर लिया, आपका एडमिट कार्ड आता है, परीक्षा देने जाते हैं। परीक्षा किस प्रकार होती है, ठीक है, मुख्य परीक्षा ही है जिससे चयन होता है। अभी देखिए, ये जो मतलब परीक्षा थी प्रारंभिक, ये स्क्रीनिंग प्रक्रिया है। इसको हम लोग स्क्रीनिंग परीक्षा बोलते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा वह परीक्षा होती है जिसमें सिर्फ ये तय होता है उस परीक्षा से कि आप मेंस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अंतिम चयन में प्रारंभिक परीक्षा का कोई रोल नहीं रहता है। आई रिपीट, अंतिम चयन में प्रारंभिक परीक्षा का कोई रोल नहीं रहता है। कट ऑफ मान लीजिए 123 गया 200 में से, और अगर आपने 163 भी लाया है तो उससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है, ना विशेष हानि होती है कोई। मुख्य परीक्षा से आपका चयन होता है कैसे, हिंदी की परीक्षा होती है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकारक, जैसे यहाँ पर प्रीलिम्स में हुई थी। बस यहाँ पर क्या होता है कि 60 जो है अंक का पेपर होता है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर 30 रह जाते हैं। 30 रह जाते हैं। और जो प्रीलिम्स में कितने टॉपिक्स से सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में 6 टॉपिक्स से सवाल आते हैं, और मेंस में कितने टॉपिक रह जाते हैं, 5 आ जाते हैं, पर्यायवाची टॉपिक हट जाता है। ठीक,
एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, उसमें 140 की जगह कितने प्रश्न रह जाते हैं? 120 प्रश्न रह जाते हैं। हिंदी परंपरागत का पेपर होता है 100 अंकों का, और हिंदी निबंध का पेपर होता है 120 अंकों का। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर अंग्रेजी में आप निबंध नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में निबंध आप नहीं लिख सकते हैं, हिंदी निबंध का ही पेपर होता है। हिंदी निबंध की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हिंदी में ही निबंध लिखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अंतिम चयन कितने से होता है? अंतिम चयन यहाँ पर होता है 120 + 120 + 60 + 100 यानी कि 400 अंकों में से जितना भी आपका कट ऑफ अनाउंस करेगा आयोग, न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक। तो न्यूनतम अंक अगर आप पाएंगे कट ऑफ के, तो जिस जिस कैटेगरी के लिए, जिस जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा था, उस पोस्ट का अगर आप कट ऑफ निकालते हैं तो आप उस पद पर आ जाते हैं। यही चयन प्रक्रिया होती है संक्षिप्त में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कट ऑफ निकालते हैं। अंतिम चयन आपका होता है जिस पद के लिए आपने मेंस का फॉर्म भरा था, उनमें से किसी पद के लिए आपका चयन हो सकता है आपके कट ऑफ के अनुसार और आपके द्वारा स्कोर किए गए अंकों के अनुसार। तो प्रीलिम्स परीक्षा की पूरी तैयारी का पेड बैच हमने शुरू कर दिया है। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पेड बैच हमने शुरू कर दिया है। मुख्य परीक्षा का पेड बैच चाहे तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रीलिम्स के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपकी कॉल होगी, आप किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं टाइम की नहीं, या फिर आप कितने इंटरेस्टेड हैं इसके लिए या फिर नहीं। मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि पहले करिए या बाद में करिए, ये डिसीजन आपको लेना है। RO आप कैसे बनेंगे वो तो देख लिया, ठीक है, मतलब प्रक्रिया क्या है, लेकिन जो है क्या पढ़ने से बनेंगे उसके लिए बात कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल ग्रुप में आपको जोड़ा गया होगा जिन लोगों ने फुल पेड बैच लिया या फिर जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल का ग्रुप लिया है, तो आपको डेली मॉड्यूल वाइज यहाँ पे प्रोवाइड आपको पूरा कंटेंट किया जाएगा। और जिन लोगों को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है उनके लिए सब्जेक्ट वाइज PDF पहले ही दे दी गई है। आई रिपीट, सब्जेक्ट वाइज PDF पहले ही दे दी गई है जिन लोगों को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। जिन लोगों को मॉड्यूल वाइज पढ़ना है, जो अपना डेली प्लान नहीं बना पाते हैं, मॉड्यूल वाइज फॉलो कर सकते हैं। मॉड्यूल वाइज कंटेंट में और सब्जेक्ट वाइज कंटेंट में कोई अंतर है नहीं, लेकिन मॉड्यूल वाइज पढ़ने के बाद आपको रिवीजन करना है सब्जेक्ट वाइज वाली PDF से। ये एक अच्छा मेथड है, इसके लिए बार बार पूछेगा नहीं ग्रुप में। जो लोग मॉड्यूल वाइज फॉलो करेंगे उनको रिवीजन सब्जेक्ट वाइज वाली PDF से बाद में करना पड़ेगा, ठीक है। मॉड्यूल हम लोग यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर का नहीं देंगे अलग से, और ना ही हिंदी की PDF का देंगे। वो पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल चुका होगा ग्रुप में, अपडेटेड, मोस्ट अपडेटेड, सब कुछ चेक किया हुआ और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी हाल में आए हैं उनका समावेश किया हुआ कंटेंट आपको मिल चुका होगा ग्रुप में। इवन जो इस साल जो मतलब वीडियो की परीक्षा हुई है उसमें भी जो RO के चैप्टर से संबंधित जो सवाल हो सकते हैं जरूरी, उनको भी वहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तो इतना अपडेटेड कंटेंट आपका हिंदी का आपको मिला हुआ है जो किसी बुक में, किसी पब्लिशर की बुक में, किसी कोचिंग की बुक में नहीं किया गया होगा। सेकेंड ग्रुप डिस्कशन ग्रुप होता है, इसमें आप RO सिलेबस से संबंधित, मॉड्यूल से संबंधित, मॉड्यूल में लिखे हुए किसी तथ्य से संबंधित, सब्जेक्ट वाइज PDF में लिखे गए किसी तथ्य से संबंधित, सामान्य अध्ययन के किसी भी कॉन्सेप्ट से संबंधित, वर्तनी शुद्धि, हिंदी, किसी से भी एसोसिएटेड, क्विज के क्वेश्चन से एसोसिएटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आपका डाउट वगैरह ग्रुप होता है, तो डाउट वगैरह ग्रुप उन्हीं को मिलता है जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया होगा, ठीक है। स्टार्ट की वीडियो आप पूरा देख ही रहे हैं, स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो पूरा देख लीजिएगा और उसके बाद आपको पढ़ाई शुरू करनी है। मोटा मोटी बात क्या है? मोटा मोटी बात यही है कि जो आपको यहाँ पे ग्रुप में दिया जाएगा वही आपको स्टडी करना है। कोई आपको लाइव क्लास नहीं फॉलो करना है, कोई आपको यहाँ पे वीडियोस नहीं फॉलो करने हैं अलग से, ठीक है। कोई आपको वीडियोस फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप में जो आपको PDF दी गई है उसका आपको रेगुलर अध्ययन करना है, उसका रिवीजन करना है। कोई डाउट आता है तो ग्रुप में पूछना है और उससे संबंधित पेड क्विज में जो सवाल अपलोड किए गए हैं मॉड्यूल वाइज उसको आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी होगी। टेस्ट सीरीज का भी प्लान अभी नीचे बताया जाएगा, उसको देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है कि भाई करंट अफेयर हमने आपको जनवरी 2023 से जून 2023 तक का दे दिया है, बाकी आपको अलग से मिलता रहेगा। जैसे जुलाई का आपको मिल जाएगा 4 अगस्त तक, अगस्त का आपको मिल जाएगा 4 सितंबर तक, जब तक परीक्षा नहीं होती करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा। जो लोग मॉड्यूल वाइज फॉलो कर रहे हो, डेली मॉड्यूल वाइज आपको पढ़ते जाना है। किसी कारणवश अगर आपका मॉड्यूल छूट जाता है आपका डेली वाला, तो उसको आपको कवर अप करना पड़ेगा। डेली मैंने देखिए 5-6 घंटे का संकल्प इसी वजह से आपके लिए करा लिया था कि 5-6 घंटे तो यहाँ पर देना पड़ेगा। और अब जब नोटिफिकेशन बिल्कुल नज़दीक है, आपको देना चाहिए। आप यकीन मानिए कई सारे लोग लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं RO के लिए। कई सारे लोगों ने यकीन मानिए अपना वो लेवल तक कंप्लीट कर लिया था इस वैकेंसी में अपीयर होने के लिए। तो इस वैकेंसी का क्रेज़ अलग लेवल का है, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। और अगर आपको उनके समकक्ष आना है तो आपको अपना मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उनके समकक्ष आने के लिए उनसे तेज़ भागना पड़ेगा। सिलेबस मैं यहाँ पर दिखा जरूर दे रहा हूँ, लेकिन इसमें आपका कोई ज़्यादा कंसर्न है नहीं, क्योंकि सिलेबस के लिए जो भी पढ़ना है वो यहाँ पर ग्रुप में दिया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए जो भी करना है वो आपको पेड क्विज के माध्यम से कराया जा रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 8-9 हज़ार क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। हिंदी के मैं बात कर रहा हूँ, बाकी GS के अपलोड हो चुके हैं। और एग्जाम तक 3-4 हज़ार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो सिलेबस ये दिया गया है। सिलेबस के हर एक पॉइंट के लिए आपको नोट्स दे दिए गए हैं, चाहे सामान्य विज्ञान हो, चाहे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था,
जो भी पेट टॉपिक्स होते हैं यूपीपीएससी किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम के, नगरीकरण हो गया, जनसंख्या हो गया, भारतीय परिप्रेक्ष्य में नगरीकरण पर फोकस करना है, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर हो गया, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी, सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरा आपको कंटेंट एक साथ मिल गया होगा, लेटेस्ट अपडेटेड सब कुछ चेक करके, विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष और पर्यायवाची में मुख्य परीक्षा में पर्यायवाची नहीं रहता है, बाकी यही पांचों टॉपिक उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन वहाँ पे 60 की जगह 30 रह जाते हैं। ठीक, तो ये दोनों PDF आपको मिल चुकी होंगी। अभी आपको प्रीलिम्स पर फोकस कर रहा है। मैंने बताया मेंस का बैच भी हमने शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से उसमें कूद पड़ना है। जब तक आपने हिंदी की आधारभूत ना समझ बना ली हो प्रीलिम्स वाले टॉपिक्स की, तब तक आप उसमें ना ही आइए तो बेहतर है। ठीक है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। अगर आपने इन सारे टॉपिक्स की बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की है तो मेंस का बैच आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। पहले ये वाले टॉपिक्स की एटलीस्ट आपको बेसिक तैयारी कर लेना है, हमारे कंटेंट से एटलीस्ट पढ़ाई कर लेना है, उसके बाद ही जो है मेंस बैच में आप थोड़ा लिखने के काबिल बनेंगे। हालांकि वहाँ पे गाइडेंस वगैरह सब दिया जाएगा अलग से भी, कैसे क्या शुरुआत करनी है पूरा वहाँ पे लाइव डिस्कशन करके सब टास्क वगैरह कराए जाएंगे। वहाँ पर चेकिंग होगी, तो आप अपने आंसर चेक करा करके अपनी गलतियाँ वहाँ पे सुधार सकेंगे। वो सब शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हो जाएगा, लेकिन अब मेंस बैच शुरू हो चुका है। लेकिन वही मैंने कहा कि प्रीलिम्स में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग मेंस का बैच ज्वाइन करे हैं उन्हें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रीलिम्स भी आपको क्लियर करना है, तभी आपको मेंस लिखने को मिलेगा। तो प्रीलिम्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रीलिम्स में कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। आपको पता है 15 गुना आप कर दिया गया है, तो जितनी पोस्ट होंगी, मान लीजिए 284 है या फिर जितनी भी आती है, तो उसके 15 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर मेंस लिखेंगे। तो आप ये समझिए कि फॉर्म तो कितने भी लाख लोग भर सकते हैं, 6-7 लाख लोग भरेंगे फॉर्म, इसका निश्चित तौर पर भरेंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन उसमें सिलेक्ट कितने होंगे? 284 गुणा 15, इतने लोग सिलेक्ट होंगे। तो इतने लोगों में आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे तरीके से आपको लोगों को पीछे करने के लिए खुद की क्षमताओं का संवर्धन भी करना पड़ेगा। बाकी आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी तो होती रहती है। आपको पता है जीएस के लिए कुछ भी बदला नहीं है, 140 की जगह 120 प्रश्न रह जाते हैं, उसमें करंट अफेयर थोड़ा सा आगे अपडेट करना पड़ता है आपको। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए मैंने बता ही दिया था, जो 60 नंबर का पेपर होता है जिसमें 5 टॉपिक्स आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं, उसकी तैयारी भी आपकी होती रहती है प्रीलिम्स की तैयारी के साथ ही। अब इतना आपने कर लिया, इतना मतलब ये हिंदी की बेसिक समझ बना ली, तो ऐसे राइटिंग वगैरह भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको लगता है जीएस आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है तो। ठीक है, लेकिन ये कभी नहीं भूलना है आपको, प्रीलिम्स परीक्षा क्लियर करने के बाद ही मेंस परीक्षा में अपीयर होने का अवसर मिलेगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम मैंने बता दिया। यहाँ पे जो है पूर्णांक यहाँ पे 60 हो जाते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर 30 रह जाते हैं, 6-6-6 इस तरीके से पूछे जाते हैं। पर्यायवाची इसमें नहीं शामिल होता है। अब कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ हमको टारगेट कर रहा है। कट ऑफ देखिए 2021 वाला तो आया नहीं है, 2016 वाले तक का अवेलेबल है। जो मैक्सिमम कट ऑफ गया था वो 129 गया था, फिर सभी अलग अलग कैटेगरीज में कम कम गया था। तो 129 आउट ऑफ 200 इतना हमको टारगेट, मतलब इतना जो है रहा था। तो हमको टारगेट यहाँ पे कम से कम करना होगा 140, जो कि बिल्कुल अचीवेबल है। 140 आपको ज़्यादा लग जरूर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि 140 में से आपको कम से कम जो है 54-55 स्कोर करना ही करना है हिंदी में। ठीक है, आप जो है उत्तर प्रदेश में परीक्षा देने जा रहे हैं आरओ की। एक हिंदी भाषी प्रदेश है, हिंदी यहाँ की राजभाषा है, वन ऑफ द राजभाषा है उर्दू के साथ। तो इसमें जो है 54-55 अमूमन लोग ले ही आते हैं, टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको इसमें हमने जो PDF में कराया है वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करना पड़ेंगे, तभी आप ला भी सकेंगे। ये आप मान के चलिए 54-55 आप यहाँ कवर करेंगे, तब आपको जो है 140 में से वहाँ पर कम से कम 90 का टारगेट ऐसे रखना पड़ेगा, तब ये सब चीज़ें अचीवेबल हो जाती हैं। कई सारे लोग करते भी हैं, पहले भी लोगों ने कराया। 2013 और 2014 कट ऑफ 142-148 देख के घबराना नहीं है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तो लोग और भी स्कोर कर लेते थे। नेगेटिव मार्किंग जब से इंट्रोड्यूस हुई है 2017 वाले से, तब से नहीं हो पा रहा। 2016 से नेगेटिव मार्किंग आ गई थी। टॉपिक वाइज क्या क्या आता है, इससे आपको प्रायोरिटी बनाने में हेल्प मिलेगी, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है, किसको कम पे। तो 2021 वाला यहाँ पे दिया गया। आखिरी जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 वाला, 5 दिसंबर 2021 को कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम। हिस्ट्री के 21 क्वेश्चन इसमें आए थे, और री एग्ज़ाम जो हुआ था सितंबर 2020 में आरओ का, उसमें 19 आए थे। 2016 का एग्ज़ाम कैंसिल्ड वाला, उसमें 2023 आए थे। 2017 का जो एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में हुआ था, इसमें आपके आए थे 22 क्वेश्चन आए थे इस तरीके से। फिर ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी हिस्ट्री काफ़ी अच्छा वेटेज है, 14, 25, 18, 11। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन में भी इतने सवाल इसमें हमने इसको मिसलेनियस में शामिल कर लिया है। इस वाले में 2021 से पॉपुलेशन इकोलॉजी को हमने मिसलेनियस में शामिल कर लिया है, तो ये अलग से नहीं है।
राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं 7, 10, 5, 7। इकोनॉमिक क्वेश्चन आते हैं 7, 9, 11, 6। और ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर से लिंक होके होते हैं, कुछ स्टैटिक से भी होते हैं। साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे 11, 10, 20 तक क्वेश्चन यहाँ पे साइंस के आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका इन्वायरमेंट के 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 5, 8। यूपीजी के काफ़ी वेटेज यहाँ पे रहता है क्योंकि सिलेबस में लिखा भी है अंतिम बिंदु यूपीजी के का, तो 15 तक क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। 17 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 13 आए थे इसमें। और रीजनिंग के 13 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 13 से लेकर 14 तक आते हैं। 15 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, इस तरीके से। करंट अफेयर बहुत बड़ा वेटेज रखता है अपने आप में, 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन इधर भी, 24 क्वेश्चन इधर। तो करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तभी हमने मंथ वाइज करंट अफेयर इसमें दिया है। मिसलेनियस बहुत जरूरी होता है इसमें। मिसलेनियस का वेटेज कभी कभी ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, कभी घट भी सकता है, और ये यूपीपीसीएस का अपना फ्लेवर है। कभी मिसलेनियस का वेटेज बढ़ाते हैं, कभी स्टैटिक का। आर्ट कल्चर में से भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दो हमने यहाँ पे ले लिया है, मतलब 2 आए थे तो हमने यहाँ पे कंटेंट आपको दिया है 2 क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा कंटेंट दिया है जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके का भी हमने कंटेंट इस बार से दिया है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, आरओ प्री में भी, आरओ मेंस में भी। टारगेट इस तरीके से रख सकते हैं, ओवरऑल मोटा मोटा ये लिखा हुआ है, आप इसी हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी सामान्य हिंदी है क्योंकि इसमें हमको 54-55 हर हाल में चाहिए। मैं यहाँ पे मिनिमम बता रहा हूँ 54-55, इतने लोग ले आते हैं इस वजह से बता रहा हूँ, वरना 58 तक सवाल भी लोग सही करते हैं। 1-2 जो डिस्प्यूटेड वाले होते हैं उसको छोड़ करके लोग सारे सवाल सही कर ले जाते हैं। सामान्य हिंदी में इतने। फिर करंट अफेयर का वेटेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो करंट अफेयर दूसरी प्रायोरिटी है। रीजनिंग क्योंकि स्कोरिंग है, ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में यहाँ पर रीजनिंग को मानूंगा क्योंकि यहाँ पर पैटर्न ज़्यादा बदलते नहीं हैं। जिस तरीके के सवाल जो है आपको 2014 वाले आरओ में, 2016 वाले आरओ में देखने को मिल रहे थे, वैसे ही 2021 वाले आरओ के एग्जाम में देखने को मिले थे। बहुत बदलाव इसमें नहीं होता है यूपीपीएससी में। रीजनिंग और मैथ्स के सवालों की अगर हम बात कर लें तो एक तरीके से आपको जो है एक सॉफ्ट पॉइंट मिल जाता है, सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है कि भाई चलो रीजनिंग में इतने सवाल कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे अच्छे से, तभी आपको अच्छे नंबर लाने का अवसर मिल पाएगा। और इसमें प्रैक्टिस जरूरी है, इसमें कोई कंटेंट आपको नहीं हेल्प करेगा। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू में जिन चैप्टर्स से ज़्यादा रीजनिंग के सवाल आए थे उन चैप्टर्स पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। हालांकि काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पेड क्विज में देंगे और अपनी पीडीएफ के फॉर्म में देंगे, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपके लिए बेनिफिट करेगा। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल पर आपको फोकस करना है। बहुत ही मिनिमम पेजेस की पीडीएफ दी है और इससे बहुत सारे सवाल आने की संभावना है। और जो है इसके साथ हमने क्विज में कई सारे यूपीजी के क्वेश्चन अपलोड करे हैं। मिसलेनियस स्पेशल जो है इससे सवाल आ सकते हैं। अब भूगोल पर टारगेट कर रहे हैं आपको, पॉलिटी पर, साइंस पर। इतिहास को आखिरी में रखा है, इतिहास सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं तब भी। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों को इतिहास पसंद होता है तो आप हमारी पीडीएफ से पूरा पढ़ सकते हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो लोग इतिहास से कतराते हैं वो ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट जितना पीडीएफ में दिया हुआ है उतना जरूर कर लीजिए आप। भले ही प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं सॉल्व करिए, ज़्यादा पीवाईक्यू नहीं देखिए, इतिहास में जितना हमने पीडीएफ में लिखा है उतना कर लीजिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा मैक्सिमम सवाल सॉल्व करने के लिए। बाकी ग्रुप में मॉड्यूल के अलावा कुछ अपडेटेड चीज़ें आती रहती हैं, कुछ हम अपडेट देते हैं। जैसे जो है जब अमृत सरोवर बने थे तो हमने आपको अलग से उसमें ऑडियो दिया था और उससे क्वेश्चन आया भी था आपका। 12 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था पीसीएसजे का, उसमें वो क्वेश्चन आया था अमृत सरोवर वाला। तो इस तरीके से हम कई बार जो करेक्शन मतलब देते हैं, अपडेट देते हैं, पिक देते हैं, तो कई बार उससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। पेड क्विज में दिए गए सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये लिखा नहीं है कहीं, लेकिन ये मैंडेटरी है। पेड क्विज में लिखे हुए सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एक कन्फ्यूजन हो सकती है, पेड क्विज जब शुरू हुआ था तो 2022 में शुरू हुआ था, मिड में, 2022 के मिड में, तो उसमें क्वेश्चन जो है कुछ 2022 के करंट अफेयर के भी हैं। 2022 करंट अफेयर आप छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। 2022 का करंट अफेयर आप छोड़ सकते हैं। उसमें जो स्टैटिक वाले सवाल हैं, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट वाले सवाल हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिक, इकोनॉमी के, एनवायरनमेंट के, वो देखिएगा। करंट अफेयर छोड़ दीजिएगा। 2022 वाले सवाल, 2022 की डेट में जो करंट अफेयर क्विज में अपलोडेड है वो छोड़ दीजिएगा। बाकी सारे सवाल आपको सॉल्व कर रहे हैं पेड क्विज में। बाकी टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान है। जिन लोगों ने टेस्ट परचेज किए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के, तो आपके टेस्ट थोड़ा सा लेट हम लोग रखेंगे। 21 अक्टूबर 2023 से आपका पहला टेस्ट यहाँ पे शुरू होगा और आपका टेस्ट खत्म होगा यहाँ पर 25 नवंबर को। अगेन अगर इससे पहले एग्जाम डेट आ जाती तो सारे टेस्ट को यहाँ पे प्रीपोन किया जाएगा, वो सारे टेस्ट आपके पहले करा दी जाएंगे। एग्जाम के 15 दिवस पूर्व आपके सारे टेस्ट हो चुके होंगे, इससे आश्वस्त रहिए। ये प्लान जो है ये टेंटेटिव प्लान है, ठीक है, यानी परिस्थितियों के हिसाब से ये बदल सकता है। और बदलने का मतलब है कि इसको प्रीपोन किया जाएगा अगर एग्जाम डेट पहले आ गई, अन्यथा इसी जो है प्रोग्राम पर आपके टेस्ट होते रहेंगे। डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान के बारे में कुछ लोग यहाँ पे सलाह मांगते रहते हैं, तो मैं उनके लिए डेली टेंटेटिव प्लान हर बार बताता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो प्लान आप फॉलो कर रहे होते हैं वही आपका बेस्ट प्लान होता है।
तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। आप जो प्लान फॉलो कर रहे हैं उसमें हमारा मटेरियल ऐड कर दीजिएगा, बस ये कर सकते हैं। अगर आप मॉड्यूल वाइज फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर डेली 5-6 घंटे का प्लान फॉलो कर सकते हैं। मॉड्यूल पीडीएफ आपको अच्छे से पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 90 मिनट लगेंगे, उससे अधिक नहीं लग सकते हैं। और रीजनिंग आपको सॉल्व करना है डेली 30 मिनट, जो लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ रहे हैं। और आपको करंट अफेयर 40 मिनट पढ़ना है, मंथली करंट अफेयर। हिंदी की पीडीएफ को आपको डेली 40 मिनट देना चाहिए, लगातार उसका स्टडी करना है, रिवीजन करना है। जितनी बार पढ़िए हिंदी की पीडीएफ उतनी बार आपको फ़ायदा मिलेगा। और हिंदी की क्विज़ आप सॉल्व करिए, और मतलब जीएस की क्विज़ आपको 20-25 मिनट इसमें डेली देने चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं पहले से, तो इसमें आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं, 40 मिनट इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि आपने पेड बैच लेट ज्वाइन किया तो आपका फ़ायदा ये है कि कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, आपको बस उसमें आकर के सॉल्व करना है। तो पेड क्विज़ आपको लगानी है, इस तरीके से आप प्लान फॉलो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इतने में 5 घंटे कहाँ हो रहे हैं, तो पॉइंट ये है कि 5 घंटे नहीं हो रहे हैं, तो बाकी टाइम में आपको करना है रिवीजन। रिवीजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यूपीपीएससी के स्तर के एग्जाम बिना रिवीजन के नहीं निकाले जा सकते हैं। रिवीजन करना है यहाँ पर मैंडेटरी। रिवीजन का आशय क्या है, जो मॉड्यूल इकट्ठा होते जाएंगे आगे आगे आते हुए, पीछे बैक डेट के जो मॉड्यूल इकट्ठा होते जाएंगे उनका आपको रिवीजन करना है लगातार। रिवीजन की बहुत बड़ी भूमिका है। रिवीजन आपको डेली 2 घंटे का यहाँ पे करना है। अब जैसे एक पहला मॉड्यूल आया तो रिवीजन क्या करेंगे उसका, मान लीजिए 10 मॉड्यूल आपके हो जाएंगे, तब आपको पीछे के मॉड्यूल का रिवीजन करना पड़ेगा डेली जो है 2 घंटे, और ये करना मैंडेटरी है। रिवीजन मैंडेटरी है, अदरवाइज मॉड्यूल वाइज कोर्स फॉलो करने का फ़ायदा नहीं है। बाकी जो लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, आपने जो सब्जेक्ट वाइज जो भी प्लान बनाया है उसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। कुछ लोग 1, 3, 5, 2, 4, 6 का वाला हिसाब किताब फॉलो करते हैं, यानी कि पहला तीसरा और 5वां दिन कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरे, चौथे और छठे दिन सप्ताह के अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और साथ में आपको हिंदी पीडीएफ कंप्लीट करना ही करना है, डेली 40 मिनट उसका अध्ययन करना है, उसका रिवीजन करना है, और 40 मिनट आपको पेड क्विज भी सॉल्व करनी है। क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक दिन आप पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन आप हल्के सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें इन्वायरमेंट ले लीजिए जो कम पेजेस का है, उसमें आर्ट कल्चर ले लीजिए आप, और आप उसमें एग्रीकल्चर ले लीजिए, या फिर करंट अफेयर की पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर इकोनॉमी स्टैटिक की पीडीएफ ले सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम की पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी पीडीएफ हैं, एक बार की रीडिंग में फिनिश हो जाएंगी, फिर आपको इसका रिवीजन करना है। रिवीजन टाइम रखिए संडे को, ठीक है, संडे को रिवीजन टाइम रखिए, सब टॉपिक्स का, जरूरी वाले टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए, और रीजनिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले के बैचेस में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एड्रेस कर लेते हैं हम यहाँ पर। कई लोग पूछते हैं इतना सब कुछ कैसे याद होगा, तो मैं बता दूं कि जितने लोगों ने सिलेक्शन लिया है पहले भी, उन्होंने सब कुछ याद नहीं किया है, ना आपको करना है, ना ही एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग सोचते हैं एग्जाम कैसे क्लियर होता है, एग्जाम जो है सुबह 6 बजे उठ के पढ़ने से होता है, एग्जाम जो है अपने इष्ट की आराधना करने से होता है, एग्जाम जो है माता पिता के आशीर्वाद से निकलता है। सबकी भूमिका है, इष्ट की भी भूमिका है, माता पिता की भी है, और सपोर्ट की भी है, गाइडेंस की भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपको परीक्षा क्लियर कराती है कि जो परीक्षा की रिक्वायरमेंट आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परीक्षा क्या है, परीक्षा एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर आप हायर करने वाली जो एजेंसी या फिर बॉडी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर रहे हैं तो आप कभी भी उसमें चयनित नहीं होंगे। तो रिक्वायरमेंट पूरा करना सबसे ज़रूरी है। तो परीक्षा की रिक्वायरमेंट पूरे करने के हिसाब से ही स्टडी फॉर सिविल सर्विस प्लान बनाता है, उसी के हिसाब से हम अपने जो है गाइडेंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इतना सब कुछ कैसे याद होगा का जवाब है, इतना सब कुछ आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको करना है तैयारी, आपको करनी है प्रिपरेशन। ठीक है, एग्जाम का जो सिलेबस है आपसे कहता है कि आप इन बिंदुओं की प्रिपरेशन करिए, आपको याद करना जो है कि नहीं कंपलसरी। हाँ, कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, आपको तत्सम तद्भव लर्न करने पड़ेंगे, आपको कुछ विलोम लर्न करने पड़ेंगे, कुछ डेफिनेशंस लर्न करनी पड़ेगी, कुछ नियम याद करने पड़ेंगे, स्ट्रीम ज्योग्राफी में कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। लेकिन वो तैयारी का भाग है, वो तैयारी नहीं है, मतलब रटना कोई तैयारी नहीं है। रटना जो है वो प्रिपरेशन का भाग है। तो हमको प्रिपरेशन करना है, और प्रिपरेशन कैसे करना है, इस पूरी स्ट्रेटजी वीडियो का यही सार है कि प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, अब कैसे याद करते हैं, कैसे चीज़ों को अच्छे से तैयार किया जाता है, उसका मैं बताने वाला हूँ वीडियो के आगे के हिस्से में। याद कैसे करते हैं, अपनी याद को मजबूत कैसे करते हैं, ये अभी मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप ये समझिए कि जो है कुछ लोग दूसरी तरह के होते हैं, पहले वालों से बिल्कुल विरोधाभास में होते हैं। वो कहते हैं कि आपका तो सब कुछ पढ़ लिया और क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को भी थम जाने की ज़रूरत है। किसी भी बुक को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे हिस्ट्री का, चाहे एनवायरनमेंट का, चाहे इकोनॉमी का। जो भी यहाँ पे दिया गया है वही सफिशिएंट है आर के लिए, और इसी पर आपको रिलाई करना है, इसी का मल्टीपल रिवीजन करना है। आपको अपने स्रोत नहीं बढ़ाने हैं, आपको इन्हीं दिए गए स्रोतों का लगातार अध्ययन करना है, उनका रिवीजन करना है। ठीक है, यही यहाँ पे मूल मंत्र है। मॉड्यूल का वीडियो देखना जरूरी है, तो इसका उत्तर नहीं। ठीक है, मॉड्यूल का वीडियो देखना कोई भी जरूरी नहीं है। शॉर्टकट से सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, इसका उत्तर भी आपको पता है, इसका उत्तर नहीं है। सफलता का एक ही शॉर्टकट है, कड़ी मेहनत, जो कि आयरनी है कि अपने आप में शॉर्टकट है ही नहीं।
कड़ी मेहनत का कोई विकल्प हो नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, कड़ी मेहनत के दौरान जो है आप अपनी मेहनत को कम कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ ट्रिक्स हो सकती हैं। विश्व के महान व्यक्तित्वों की सलाह है कि अध्ययन एक गैर रुचिकर प्रक्रिया और अवधारणा है। इसको हमको खुद की रचनात्मकता से ही रुचिकर बनाना होगा और प्रोडक्टिव बनाना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? एज अ स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बनाने की सलाह कई बार दी जाती है। शॉर्ट नोट्स बनाना मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको दिखा रहा हूं तो कल से लग गया शॉर्ट नोट्स बनाने में। आपको अगर ऐसे ही लर्न हो जाता है, ऐसे ही आपका तैयार हो जाता है तो अच्छी बात है। कुछ टॉपिक्स के आप शॉर्ट नोट्स अगर बनाते हैं तो उसमें पहली बात तो पढ़ने में रुचि बढ़ती है आपकी, और आपका काम भी आसान होता जाता है और टॉपिक्स की समझ भी बढ़ती जाती है। मनसबदारी व्यवस्था अगर आप पढ़ेंगे, किसी बुक से पढ़ेंगे या फिर नोट से ही पढ़ेंगे, तो उसमें पैराग्राफ के फॉर्म में सब दिया रहता है। उससे एग्जाम में आएगा भी, लेकिन उसको रुचिकर कैसे बनाया जा सकता है इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में अकबर के समय में जो है मजबूत हुई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था को बाबर काल में, मतलब मनसबदार को बाबर काल में क्या कहा जाता था? वजहदार कहा जाता था। मनसब का अर्थ क्या होता है? रैंक होता है। मनसबदार के फंक्शन क्या होते हैं? सिविल और सैन्य होते हैं। मनसबदार और इक्ता में क्या अंतर होता है? मनसबदार का पद अनुवांशिक या वंशानुगत नहीं होता था, वहीं इक्तादार का पद फिरोज शाह तुगलक द्वारा वंशानुगत बना दिया गया था। मनसबदार के भुगतान के दो प्रकार होते थे, नकदी और जागीर। जो जागीर पाता था उसको हम लोग बोलते थे जागीरदार। और जो मनसबदार की दो मतलब कह सकते हैं रैंक डिवीजन कैसे होता था? जात और सवार से। जात दिखाता था तनख्वाह या फिर उसका पद जो है किस स्तर का है, और सवार दिखाता था कितने घुड़सवारों की संख्या मनसबदार को मेंटेन करनी पड़ती थी, अपने अधीन रखनी पड़ती थी। मनसबदार की नियुक्ति प्रक्रिया तजवीज़ कहलाती है। मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं होता है। मनसबदार जो है अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर सकता है, यानी कि धन जोड़ नहीं सकता है। उसे अपने धन खर्च करना होता था, क्योंकि वह धन उस अपने पुत्र को नहीं दे सकता था, ठीक। अब ये सब चीज़ें पूरा नोट्स में लिखी रहेंगी तो बड़ा आपको ऐसा लगेगा पढ़ने में, ठीक है, बोर हो सकता है, या फिर कोई दिन मन नहीं है, रुचि नहीं आ रही है पढ़ने में, बार बार याद नहीं हो रहा है। अब देखिए ये जो चीज़ें लिखी हैं कितना इंटरेक्टिव लिख रही हैं, ये मैंने लिखी हैं, ठीक है। ऐसा ही नोट्स आप भी बनाइए, बनाने की कोशिश करिए। नहीं इतना बढ़िया बनेगा, या फिर मैंने कह रहा हूँ मेरा नोट्स बढ़िया, इसको इसमें जो है आप और भी बढ़िया कुछ जो है ऐड कर सकते हैं, क्रिएटिविटी। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं मेथडोलॉजी हो सकती है। आपने कहा याद कैसे होगा, आप कहते तो याद करो याद करो। याद ऐसे होगा जब हम आप उसमें रचनात्मकता ऐड करेंगे, जब हम अपना कलम उठाएंगे तो सब कुछ जो है आसान लगने लगता है। आप थोड़ा थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए एक टॉपिक को दूसरे से। विजयनगर की नायक व्यवस्था में और सल्तनत काल की इक्तदारी व्यवस्था में क्या समानताएं हैं, सब नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा ऐसे हेडर फुटर में बना करके जो है डिवाइड करके लाइन खींच करके उसमें अंतर मिलाने की कोशिश करिए, ठीक है। समानता मिलाने की कोशिश करिए, अंतर मिलाने की कोशिश करिए, ठीक है। कौन सी व्यवस्था एक दूसरे से मेल खाती है देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री जैसे बोरिंग टॉपिक का ही मैंने एग्जांपल लिया, कोई करंट अफेयर का लिया भी नहीं, क्योंकि करंट अफेयर के नोट्स बनाना ईजी होता है। तो इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं। अब जैसे चंद्रयान है, जब भी आरओ का पेपर होगा इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। सब कुछ नोट्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ आप मानसिक जुगाली करें, थोड़ा सा कॉपी कलम उठाएं, हाथों को तकलीफ दें और इस तरीके से नोट करने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश करिए नोट्स बन पाए या ना बन पाए, ऐसा बने चाहे वैसा बने, चाहे वैसा बने, आपको समझ आना चाहिए। आप कुछ ना कुछ लिखें उसमें। जैसे नोट्स बनाने की एक नई प्रोसेस आजकल आई है, जैसे कुछ लोग डॉक्टर्स इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग, ठीक है। मतलब जो मन में आ रहा है वही लिखते जा रहे हैं, वही आपके नोट्स हो गए, ठीक है। लिखने से चीज़ें ज़्यादा देर तक माइंड में कैद हो जाती हैं और जल्दी भूलता नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप नोट्स मेकिंग का थोड़ा थोड़ा सहारा ले सकते हैं। मॉड्यूल आपको दिया गया है, मॉड्यूल होता है 9 से पेजेस का, 12 पेजेस का। आप उसको 2 पेजेस में लाने की कोशिश करिए, आप उसको 1 पेज में लाने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने की कोशिश करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ लोग पूछते हैं भाई कहाँ से हम लाएंगे, हमारा अनुभव नहीं है, तो आप पेड कुछ देखते हैं, आपको PYQ दिया गया है इसीलिए, तो उनको देखिए, उनसे समझने की कोशिश करिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अपने नोट्स बनाइए, दिखाइए ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करिए, एक दूसरे से एडमिन से डिस्कस करिए कि क्या यहाँ पे आपका तरीका हो सकता है, क्या तरीका आपका सही है। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं व्यतीत करना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है। नोट्स बनाने में अगर आपको 3 घंटा लग गया तो फिर नोट बेकार हो गया। नोट मेकिंग का पर्पस ये है आपकी मेमोरी को मजबूत करना और आपका समय बचाना। जो ये सब चीज़ें मैंने बताई उससे फिर आप ये कभी नहीं पूछेंगे कि याद कैसे होगा, याद आपको स्वतः होने लगेगा। आपको किन बातों से बचना है वह भी मैं बता दे रहा हूँ। आपको बुक लिस्ट कलेक्टर नहीं बनना है। कुछ लोगों के पास इतने बुक लिस्ट हमेशा मौजूद होती है, पढ़ते एक बुक नहीं होंगे लेकिन सब दिन बुक लिस्ट लिए घूमा करते हैं। बुक लिस्ट का यहाँ पर कोई काम नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आ गए हैं तो आपके पास बुक लिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। आपको जो हमने जो कंटेंट दे दिया है उसका अगर आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, चाहे मॉड्यूल वाइज कर रहे हो चाहे सब्जेक्ट वाइज, तो आपको बुक लिस्ट से बचने की ज़रूरत है।
किसी भी फालतू लाइव क्लास से बचने की कोशिश करिए। लाइव क्लास में जो है सिलेबस इस तरीके का नहीं कंप्लीट कराया जा सकता है। मैं यहाँ पर किसी के कौशल पर नहीं सवाल उठा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि लाइव क्लास का मेथड नहीं जो है कारगर है। किसी भी प्रकार से लाइव क्लास मेथड जो है प्रोडक्टिव नहीं साबित हुआ है पीसीएस के किसी भी एग्जाम के लिए। पीसीएस का एग्जाम नहीं है आरओ का, लेकिन सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सिलेबस की हम लोग कह सकते हैं विड्थ देखें, आप सिलेबस का मैग्नीट्यूड देखें, उसका पूरा कह सकते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें, उससे लाइव क्लासेस से तैयारी नहीं हो सकती सिलेबस की। कट ऑफ निकालने के लिए जितना दिया गया है उतना ही हम यहाँ पे कराएंगे। पेड क्विज का स्तर वैसे ही रखा जाएगा जैसे आरओ एग्जाम में आता है। किसी भी तरीके से हम उसको बहुत ऊपर नहीं लेकर के जाएंगे, बहुत नीचे नहीं लेकर के जाएंगे। नोट्स में भी जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह आपको समझना ही पड़ेगा। इस भाषा के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस एग्जाम में भी, जीएस वाले में। और बाकी हिंदी में मेंस की तैयारी तो आपको कराई जाएगी अलग से प्रीलिम्स ओवर होने के बाद। और नया पेड बैच हमारा शुरू हुआ, चाहे तो आप अभी से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मेंबर्स अपने डाउट कहाँ पूछेंगे, ये समझिए कि डाउट आपको डिस्कशन ग्रुप में ही पूछना है। जिन लोगों के पास फुल पेड ग्रुप है, डाउट डिस्कशन ग्रुप आज ही से शुरू कर दिया गया होगा स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड होने के बाद से ही। और जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप नहीं लिया, ओनली स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है या फिर ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप है, आप इस गिवन नंबर पर कर सकते हैं। ये पीडीएफ के हर पेज पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, ये ओपन नंबर है ज्ञान सर का, लेकिन इस पर आपको 24 आवर तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 24 आवर में आपको जवाब मिलेगा। और इसमें केवल टेक्स्ट के माध्यम से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और अदर माध्यम से नहीं पूछ सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप में आप पूछते हैं तो आपको रियल टाइम में जवाब दिया जाता है। कोई भी आपका डाउट है, कैसा भी डाउट है, उसको तुरंत जो है डील किया जाता है। आपको कोई लोकेशन नहीं समझ में आ रही मैप में, कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा किसी शब्द का, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा प्रीवियस ईयर पेपर का, कोई फैक्ट समझने में परेशानी आ रही, तो सब कुछ वहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है हमारे एक्सपर्ट एडमिन की टीम के द्वारा। ठीक है, एक्सपर्ट की टीम मतलब ऑनलाइन रहती है दिन के समय में लगातार। अगर आप सुबह 10 बजे से रात 11-12 बजे तक भी पूछेंगे तो आपको तुरंत जवाब वहाँ पे मिलता रहेगा। तो स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। 30 मिनट में मैं सारी बातें बनाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी आपका डाउट रह गया तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं जवाब देने के लिए उपलब्ध हूँ। और वीडियो नंबर 2 देखिए अब आप, इसमें स्टडी मटेरियल के बारे में बताया गया है कि क्या क्या स्टडी मटेरियल किस सब्जेक्ट के लिए दिया गया है और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सेकंड वीडियो में देखिए।